तो स्वागत है जियोपोल आईएएस में। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल किनारे पहुंच गए हैं। आज हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करेंगे। जितने भी हम अधिकार पढ़ा रहे थे आपको, उसमें से अगला जो अधिकार है वो है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक एक करके देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, इससे रिलेटेड पहला आर्टिकल जो है वो है 29(1). निवासियों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी राज्य किसी पर कोई भिन्न संस्कृति अधिरोपित नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई भी व्यक्ति कोई भी निवासी चाहे निवासी या समुदाय, चाहे उसकी या उनकी संख्या कितनी भी कम हो, उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा। बहुत बड़ा अधिकार है ये। किसमें दिया है? 29(1). अनुच्छेद रिलेटेड कौन सा है? अनुच्छेद 29(1) में। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार, हमारा पूरा एक जो सिस्टम है, हमारी नौकरशाही है, किसी को कोई विशेष भाषा, कोई अपनी विशेष संस्कृति लागू रखने, अपने हिसाब से जीवन जीने से मना नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, कोई किसी भी भाषा में पढ़ा हुआ हो, किसी स्थानीय भाषा में पढ़े लिखे व्यक्ति को अवसर की समता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी अवसर निकलेगा, कोई जॉब करने का, कोई नौकरी का, तो ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने जो है सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई नहीं की है, तुमने हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की है, इसलिए तुम एलिजिबल नहीं हो। संख्या चाहे जितनी भी कम हो, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाए रखने का सबके पास अधिकार होगा। राज्य किसी के ऊपर कोई भाषा थोपेगा नहीं। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि आप सभी के लिए इसी भाषा में पढ़ना जरूरी है, कि हिंदी ही आपको पढ़नी पड़ेगी या इंग्लिश ही आपको पढ़नी पड़ेगी या तमिल पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। भले ही इस तरह के भी बहुत सारे भारत में समुदाय मिलते हैं जिनकी कल्चर, संस्कृति, भाषा अलग होती है। हो सकता है उनकी संख्या 5,000 ही हो, 5,000 लोग ही रहते हों, लेकिन उनको भी अधिकार है कि वो अपनी भाषा को बनाए रखें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें, अपनी लिपि को संरक्षित रखें और अपनी भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। जब व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो आगे उसकी जैसी प्रतिभा होगी उसके हिसाब से वो अपना करियर चूज करेगा। लेकिन किसी को भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि बनाए रखने से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य किसी के ऊपर कोई भाषा थोपेगा नहीं, कोई संस्कृति आरोपित नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा क्लास देखिए। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म,
मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई सरकारी कॉलेज है, सरकारी विद्यालय है, शिक्षा संस्था है, उसमें भाषा, धर्म, किसी भी तरह के, देखिए धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, क्या लिखा है? मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कोई किसी भी भाषा से पढ़ा हुआ हो, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं भी प्रवेश से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। अब इन दोनों आर्टिकल को एक साथ पढ़िए, 29(1), 29(2), अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 1। इन दोनों का सम्मिलित इंपॉर्टेंस ये है कि ये कहता है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखेंगे, और ये कहता है भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा किसी संस्था में प्रवेश में। यानी कि मान लीजिए कि किसी को हायर एजुकेशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वहां पर यह शर्त नहीं होगी कि आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े इसलिए आप नहीं दे सकते हैं, आप विशेष हिंदी या इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त नहीं किए इसलिए आप इसके एलिजिबल नहीं है। आप अपनी भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करिए, आप हर तरह की डिग्री अपनी मातृभाषा में लीजिए, और उसके बावजूद भी आप देश के किसी भी संस्थान में, किसी सरकारी संस्थान में, किसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में उसी तरह से भाग ले सकते हैं जैसे कोई और व्यक्ति लेता है। यानी आप अपनी ही भाषा में शिक्षा ग्रहण करिए, आपकी एलिजिबिलिटी में कोई कमी नहीं आएगी। तो आर्टिकल 29 इस बात को निश्चित कर देता है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या कम है, वो अपनी भाषा और लिपि बनाए रखेंगे, अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे, और उच्च शिक्षा में भी उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किसी स्तर पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली चीज देखते हैं। अब है आर्टिकल 30, इसका क्या पाठ है? देखिए, धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, धर्म या भाषा के आधार पर उनको अपनी इच्छा से अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं बनाने का अधिकार होगा। यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की संपत्ति अर्जित करना चाहता है तो उसे पूर्ण प्रतिकर देना होगा। यानी कि अगर लैंड एक्विजिशन हो रहा है, उसकी संपत्ति को ग्रहित करना जरूरी है, सड़क बनाने, रेलवे, किसी काम के लिए, तो उसको बाजार मूल्य पूरा का पूरा अल्पसंख्यक संस्था को, सरकार को देना होगा, ताकि वो अल्पसंख्यक संस्था वहां से हट के दूसरी जगह स्थापित की जा सके। राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से विभेद नहीं करेगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा सहायता देने में। इस पूरे आर्टिकल से दो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमारा संविधान दो तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, भाषाई और धार्मिक। इस आर्टिकल 30 का यह है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी है, परिभाषा नहीं दी है संविधान में, यानी परिभाषित नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक किसको कहा जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्पसंख्यक की पहचान सरकार करेगी। एक चीज कन्फर्म है, एक बात पर स्पष्टता है, संविधान में
कि अल्पसंख्यक होने के केवल दो आधार होंगे, भाषा और धर्म। यानी हमारा संविधान क्लियरली परिभाषित नहीं करता है कि अल्पसंख्यक कौन है। इसकी पहचान सरकार करेगी, आयोग बना के कर सकती है, अपनी उससे कर सकती है, कोई भी मापदंड अपना सकती है। और सरकार अगर पहचान करेगी तो इस पहचान का न्यायिक पुनर्विलोकन भी होगा, न्यायिक विलोकन हो सकेगा। इसका मतलब है कि कोर्ट इस बात की पहचान कर लेगी, इस बात को निर्धारित करने के लिए सक्षम है कि सरकार ने जिस ग्रुप को अल्पसंख्यक माना है वो अल्पसंख्यक होने योग्य है या नहीं है। किन मापदंडों के आधार पर पहचान की गई, इसकी जांच कोर्ट में की जा सकती है। और एक चीज को लेके संविधान बिल्कुल क्लियर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, की जो भी अल्पसंख्यक घोषित होंगे उसका आधार सिर्फ दो होगा, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब अल्पसंख्यक होने के बाद जो फायदे मिलेंगे उसकी बात करते हैं। फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। जैसे कोई भाषाई अल्पसंख्यक है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में सामान्यतः हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे तमिल लोग जो है वहां पे रहते हों, तो तमिल लोग दिल्ली में जो है भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो वो भाषाई अल्पसंख्यक लोग अपने लिए शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं। जैसे भारत में ईसाई अल्पसंख्यक हैं तो वो अपने लिए अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। इस अधिकार के साथ जो फायदा जुड़ा हुआ है दूसरा ये है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं शिक्षा संस्था की संपत्ति का अर्जन करने पर पूर्ण प्रतिकर देना होगा। जब 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था, जिसमें हमने घोषित किया सरकार ने कि किसी की जमीन अगर लेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ये नहीं आया हुआ था। उस समय तक तो बातें ठीक थी, लेकिन उसके पहले ये बहुत बड़ा अधिकार था। किसी और की संपत्ति को सरकार जब अर्जित करती थी तो अपनी इच्छा से जो है उसको क्या बोलते हैं भत्ता दिया करती थी, जो भी क्षतिपूर्ति है उसका भुगतान करती थी। इसमें पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन आर्टिकल 30 में क्लियरली लिखा है कि अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है, उसकी संपत्ति अगर सरकार अर्जित करती है तो उसको पूर्ण प्रतिकर देना होगा, यानी पूरा बाजार मूल्य उसका देना पड़ेगा। तो ये दो फायदे हो गए। किससे मिले? अनुच्छेद 30 से फायदे मिलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और चीज है, राज्य के ऊपर क्या जिम्मेदारी है? आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षण संस्थाओं को राज्य सहायता भी मिलती है, ग्रांट दिया जाता है ताकि शिक्षण संस्थाओं का बेहतर विकास हो सके। अब राज्य जो सहायता देता है उसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य के ऊपर क्या बंधन है कि राज्य सहायता देने में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
यानी कि अगर कोई क्राइटेरिया सरकार ने बनाया कि इस क्राइटेरिया के आधार पर शिक्षा संस्थाओं को सहायता दी जाएगी, इतना पुराना होना चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए, ऐसा उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, इस तरह का कोई मापदंड अगर लगाया है तो सहायता अगर जो है बहुसंख्यक संस्थाओं को दी जाएगी राज्य द्वारा, तो अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी दी जाएगी और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 30 इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि अल्पसंख्यक लोग जो भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं भी स्थापित करेंगे। उनकी संपत्ति का अर्जन अगर शिक्षा संस्था का होगा तो उनको पूरा बाजार मूल्य मिलेगा और राज्य जो है किसी भी तरह से सहायता जो देता है उसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं के साथ कोई जो है भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और 30 से ही ये क्लियर होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा होगा। इसकी परिभाषा भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है, लेकिन उसने ये फिक्स कर दिया है कि भारत में अल्पसंख्यक केवल भाषाई और धार्मिक आधार पर ही पहचाने जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले हैं अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से, इसको देखते हैं। पहला केस है टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 1984 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था ये। इसमें क्या हुआ था कि कर्नाटक के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी किया जिसने शैक्षिक संस्थाओं को अत्यधिक शुल्क लेने से रोका। जो भी शिक्षा संस्थाएं थीं कर्नाटक में, जो भी चल रही थी, सबके लिए ये आदेश जारी किया गया था कि वो छात्रों से अत्यधिक शुल्क नहीं ले सकते। फीस की एक सीमा, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जो जायज हो, तर्कपूर्ण हो, उतनी ही फीस ले सकते हैं। इसको चैलेंज किया गया था टीएम पाई फाउंडेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जो इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। यानी कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं शिक्षा संस्था स्थापित करके। न्यायालय ने कहा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों राज्यों के आधार पर तय किए जाएंगे। यानी ये एक और चीज क्लियर हो गई कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक कैसे क्लियर किए जाएंगे, राज्यों के आधार पर। यानी एक कोई वर्ग जो है एक राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है, दूसरे राज्य में बहुसंख्यक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राज्य संस्थाओं की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम निर्धारित कर सकता है, लेकिन राज्य सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी संस्थानों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य को अधिकार है कि वो कुछ ऐसे नियम, कानून, मापदंड निर्धारित कर दे जो उचित शिक्षा के लिए जरूरी है। यानी कि फीस की मैक्सिमम लिमिट निर्धारित कर सकते हैं आप एक कोर्स कैरिकुलम निर्धारित कर सकते हैं कि ये चीजें जरूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप की अनुमति जो है राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती। तो इस डिसीजन में क्या क्या चीजें अभी तक देख के आई? पहला, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का जो अधिकार है वो मनमानी करने का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर भी बंधन है। और अलग अलग राज्यों के आधार पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक बनाए जा सकते हैं। तीसरी चीज कही कि राज्य उत्कृष्टता यानी पढ़ाई का एक स्तर बनाए रखने के लिए नियम कानून लागू कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि राज्य नियम कानून निर्धारित कर सकता है, लेकिन रोजमर्रा के स्कूल के, कॉलेज के प्रशासन में हस्तक्षेप वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला, राज्य द्वारा लगाए गए नियामक उपाय न्यूनतम होने चाहिए। राज्य जो भी नियम कानून बनाएगा वो अत्यधिक नहीं होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही नियम कानून लगाया जाना चाहिए किसी भी संस्था पर। उदाहरण, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती कर प्रशासनिक नियंत्रण आदि। अब सरकार सहायता दे रही है तो ये कर सकती है सरकार की जो भी भर्ती होगी उसमें सरकार हस्तक्षेप करे और भर्ती को निष्पक्ष बनाने की कोशिश करे। कोई एग्जाम का आयोजन करे, उसके आधार पर जो है भर्ती हो उन कॉलेजों में, ये व्यवस्था कर सकती है। लेकिन एक बार भर्ती होने के बाद रोज रोज ये बात नहीं कर सकती है कि आप इतनी क्लास पढ़ाएंगे, उतनी क्लास पढ़ाएंगे। रोज रोज का हस्तक्षेप वो नहीं कर सकते हैं। गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान प्रवेश के मामले में अपनी पसंद के छात्रों का चयन और प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा संस्थान है प्राइवेट जो राज्य से सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है, वो अपनी पसंद के छात्रों का चयन कर सकता है, उनको प्रवेश दे सकता है, लेकिन जो भी सिद्धांत निर्धारित करेगा वो मनमाना नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, फेयर और जस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये टीएम पाई का जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
एक और रिलेटेड केस था, स्टेट ऑफ मुंबई बनाम मुंबई एजुकेशनल सोसाइटी 1954 का। इस मामले में यह माना गया कि अल्पसंख्यकों को अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। यानी कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, मराठी पढ़नी पड़ेगी या इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। वो लोग चाहें तो अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के पास ये अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। इसके ऊपर मोहर लगाई गई थी स्टेट ऑफ मुंबई बनाम मुंबई एजुकेशनल सोसाइटी के केस में। ठीक है, अगला केस देखते हैं। जगदेव सिंह सिद्धांत बनाम प्रताप सिंह दौलता 1965 का सिद्धांत है। ये केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। देखिए, भाषा हमारी पहचान होती है। कौन किस भाषा में बात करता है, किस भाषा में वो रचा बसा है, हमारी मातृभाषा कौन है, उसके लिए हमको आंदोलन करने का अधिकार है। उसके लिए हमको राजनीतिक आंदोलन चलाने का भी अधिकार है। भाषा के आधार पर राज्य की मांग की गई थी, आप सब लोगों को पता है। तो भाषा के आधार पर अपनी भाषा को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आंदोलन करने का भी अधिकार है। इस पे मोहर लगी थी जगदेव सिंह सिद्धांत बनाम प्रताप सिंह दौलता। इसीलिए नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए किए गए राजनीतिक भाषण या वादे को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। यानी कि भाषा के आधार पर, जैसे धर्म के आधार पर वोटरों को आकर्षित करना, उनसे वोट मांगना भ्रष्ट आचरण माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अपनी भाषा की उन्नति के लिए आंदोलन करना और अपनी भाषा को स्ट्रांग बनाने के लिए राजनीतिक अपील करना भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। अगर आप अपनी भाषा के लिए लेके आंदोलन करते हैं, उसके द्वारा चुनाव में भी जीत हासिल करते हैं, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये अलाउ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अपने समुदाय के उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आरक्षित रख सकते हैं और प्रवेश में उन्हें वरीयता देने के हकदार हैं, क्योंकि संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखना आवश्यक है। बहुत विवाद की स्थिति थी। कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जो बहुत पुराने थे, उनका सारा खर्च जो है सरकार के कोषागार से जो है चलाया जा रहा था। इसके बाद भी वहां पर बड़ी मात्रा में अपने ही वर्ग के लोगों को एडमिशन दिया जाता था। इसी को लेकर जो है ये केस गया था। सेंट स्टीफेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण अपने समुदाय के लोगों को दिया जाता है वो 50% से अधिक नहीं होगा। 50% जो है उसी अपने समुदाय के लोगों को वो लोग एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन 50% जनरल स्टूडेंट्स को एडमिशन देना ही पड़ेगा। और ये 50% का आरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि उस अल्पसंख्यक संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र बचा रहे। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का जो है कॉलेज है, उसमें अगर सारे ही स्टूडेंट बहुसंख्यक समुदाय के आ जाएंगे तो उसका अल्पसंख्यक चरित्र उससे खराब हो जाएगा। इसीलिए ये छूट दी गई कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्था में अपने लोगों के लिए धर्म और भाषा के आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान बना है तो वो अपने ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए 50% सीटें आरक्षित कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि उस संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र बचा रहे, बना रहे। ठीक है, अब जो है कल्चर के अधिकार के बाद अब सारे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद अगला जो अधिकार है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो हमारे पास रास्ता क्या है, हम बचेंगे कैसे। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। कैसे है, उपचारों के अधिकार के बिना अधिकार अर्थहीन है। मूल अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी उपचार अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है, वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है,
किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। किस आर्टिकल को कहा है? आर्टिकल 32 को। एक एक करके देखते हैं किसमें लिखा क्या है। 32(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परावर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी के मूल अधिकारों का हनन होने की दशा में व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यानी कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास मूल अधिकारों के अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं। बाकी अधिकारों का हनन होगा तो हम लोअर कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकारों की स्थिति थोड़ी सी इससे अलग है, और वो अलग कौन करता है? वो अलग करता है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, उसको लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि उसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा हो तो वो उच्चतम न्यायालय में भी अर्जी लगा सकता है और जो है न्याय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे क्या दिखा है? आर्टिकल अनुच्छेद 32(2) बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण निर्णय निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अतः अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाई में वही प्रश्न अवधारित किया जा सकेगा जो मूल अधिकारों से संबंधित है। अब आर्टिकल 32 में ये 32(2) में कहा गया है कि जब मूल अधिकारों के हनन के बाद कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसी रिट निकालकर उसको न्याय प्रदान करेगा, और केवल मूल अधिकारों के लिए ही ये रिट जो है जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो ये रिट जारी नहीं करेगा सुप्रीम। हाई कोर्ट भी ये सारी रिट जारी कर सकता है, यहीं पर ये जान लीजिए। लेकिन हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वो ये सारी रिटें मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जारी करेगा और दूसरे अधिकारों के उल्लंघन पर भी यह रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट जारी करेगा। ठीक है, आर्टिकल 32(3) ये भी इंपॉर्टेंट है। खंड 1 और 2 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खंड 2 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दे सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार है? को अधिकार है 5 रिटें जारी करने का, जब किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ हो। अब यहीं पर अनुच्छेद 32(3) में क्या लिखा है? अनुच्छेद 32(3) ये कहता है कि जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32(1) और 2 में दिया गया है वही अधिकार संसद किसी
अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। यानी कि मूल अधिकारों के हनन के लिए 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मूल अधिकारों के कारण। ये अधिकार किसी और कोर्ट के पास नहीं है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन आर्टिकल 32(3) इस बात के लिए संसद को सशक्त करता है कि वो कानून बनाकर यही सारे अधिकार किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकते हैं, बस शर्त यह है कि इससे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि ये सारी रिटें जारी करने का अधिकार अभी किसके पास है? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। किसी अन्य न्यायालय को भी ये रिट जारी करने का अधिकार कौन दे सकता है? हमारी संसद दे सकती है। ये दिया है 32(3) में। अब इस पूरे उसमें जो जो रिट जारी हो सकती है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश है हैबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू हैव द बॉडी, शरीर प्राप्त करना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार है, किसी ने भी उसको बंदी बना के रखा है, कहीं आने जाने नहीं दे रहा है, नजरबंद है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि उसको हमारे सामने पेश करिए, हम देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसको रिहा भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, यह रिट एक आदेश के रूप में है जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है, यह आदेश दिया जाता है कि उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, और यदि बंदी रखने का औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। यह रिट सरकार या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका है, वो सरकार अगर किसी को गिरफ्तार करके रखी है तो उसके खिलाफ भी लाई जा सकती है, उसके लिए भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा कई बार प्राइवेट व्यक्ति जैसे माता पिता भी किसी बच्चे को जो है घर में बंद कर सकते हैं, तो वो भी जा सकता है। यानी प्राइवेट व्यक्ति और सरकार दोनों के विरुद्ध हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अगली रिट देखिए कौन सी है। अगली है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडामस। इसका शाब्दिक अर्थ है वी ऑर्डर। ये आपको याद भी रखना है, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से लिखते जाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है टू हैव द बॉडी, शरीर प्राप्त करने, यानी सशरीर न्यायालय के सामने उपस्थित करिए, ये हैबियस कॉर्पस का मतलब है। मैंडामस का मतलब है वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को यह संबोधित है उससे यह अपेक्षा है कि कोई लोक कर्तव्य या विधिक कर्तव्य करे जिसे करने से उसने इनकार कर दिया है। यह अधिकारी या सरकार दोनों के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। यह अवर न्यायालय के विरुद्ध भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई किसी पोस्ट पर हो, उसका कर्तव्य हो कोई काम करना, लेकिन वो कह रहा हो कि हमको ये काम नहीं करना है, अपने लोक कर्तव्य का पालन वो न कर रहा हो। जैसे नगर निगम का कोई अधिकारी हो सकता है जिसके पास जो है किसी मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी हो, लेकिन वो जिम्मेदारी को पूरा न कर रहा हो, तो कोर्ट मैंडामस द्वारा उसको ऑर्डर देगा कि आप जो है ऐसी स्थिति में उस जगह की साफ सफाई का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आपके पद पर रहने का एक कर्तव्य है, यानी अपने पद के कर्तव्यों को आप पूरा करिए, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये किसी अधिकारी के विरुद्ध भी प्राप्त किया जा सकता है पर्टिकुलर, या पूरी सरकार के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है, या कोई लोअर कोर्ट है अगर उसने किसी केस की सुनवाई से इनकार किया है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप इस केस की सुनवाई करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मंडामस या परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है वी ऑर्डर। अगला देखिए, अधिकार परीक्षा या को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। इसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, और यदि दावा सही नहीं है तो उसे पद से निष्कासित कर देता है। कई बार देखिए, कार्यपालिका के या सरकार के काम आजकल इतनी तरह के हो गए हैं कि कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि एक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को कौन कौन से काम करने हैं, और कई बार अधिकार क्षेत्र का विवाद भी पैदा होता है। किसी को लगता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का काम है, दूसरे ऑफिसर को लगता है कि नहीं, ये काम उनको नहीं, हमको करना चाहिए, हमारे हिसाब से ये काम होना चाहिए। इसको लेकर विवाद पैदा हो सकता है। तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट तब जारी करता है जब पूछता है कि आपने किस अधिकार से ये काम किया है।
आप उसके सामने साबित करिए कि आपके पद द्वारा ये काम आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर वो काम आपको असाइन नहीं है तो आपको वो काम करने से रोक दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अधिकार पिच्छा या क्वो वारंटो। किस अधिकार से? बाय व्हाट अथॉरिटी? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है होल्ड अप या रोकना। यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को संबोधित रिट है, जिसमें उस न्यायालय को ऐसी अधिकारिता को हथियाने से रोका जाता है जो उसमें निहित नहीं है। यह केवल न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी हो सकता है। तो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन के साथ एक बात यह है कि ये केवल जो है न्यायिक पदाधिकारी, जो लोग जुडिशरी में काम कर रहे हैं, कोई अदालत है, उसी के खिलाफ जारी होगा। और इसको आप समझिए एक तरह से स्टे ऑर्डर इसको कह सकते हैं। यानी कि कोई सुनवाई कहीं चल रही है किसी कोर्ट में, उस सुनवाई को वहीं पर रोक देना, और कोर्ट कहती है कि आप इसकी सुनवाई न करिए, इसको हमारे पास भेजिए, हम देखेंगे। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के उस पर स्टे कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नीचे हाई कोर्ट, और लोअर कोर्ट किसी के लिए भी ये कर सकता है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी केस की सुनवाई से। इसमें याद रखना सिर्फ ये है कि जब कोई कार्रवाई चल रही है, न्यायालय ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है, तब फिर जो है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध आता है, यानी कि बीच में ही कार्रवाई को रोक दिया जाता है। इसी तरह की एक अगली रिट है जिसको बोलते हैं उत्प्रेषण या सर्सियोरेरी। इसको बोलते हैं टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होना। यानी कि जब फैसला किसी केस में हो गया है तो उसको सर्टिफाई करती है कोर्ट, उसको खंडित करने का आदेश दे सकती है, इसको बोलते हैं सर्सियोरेरी। कार्रवाई लंबित हो तो उस पर अवर न्यायालय द्वारा विचारण रोकने के लिए प्रतिषेध रिट दी जाती है। वहीं उत्प्रेषण द्वारा दिए गए आदेश को भी खंडित किया जाता है। दोनों रिटें अवर न्यायालय के विरुद्ध दी जाती है। यानी अगर लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले के खिलाफ अगर आना है, फैसला देने के बाद मुकदमे की सारी कार्रवाई खत्म होने के बाद सर्सियोरेरी या उत्प्रेषण रिट मिलती है। अगर कार्रवाई चल रही है तो उस बीच में मिलता है प्रतिषेध या होल्ड अप स्टे ऑर्डर। कहा जाता है कि आप इसकी सुनवाई मत करिए, आप ये केस हमारे पास भेजिए। तो ये 5 तरह की रिटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कब? मूल अधिकारों के उल्लंघन में। बस आपको याद ये रखना है कि यही 5 तरह की रिट जो है हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, वो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर भी जारी कर सकता है, और किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन पर भी जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बचा है। अब जो है 2-3 आर्टिकल हैं, इनको भी हम लोग साथ में देखेंगे। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 33। संसद को सशस्त्र बलों या पुलिस बलों को लागू होने वाले मूल अधिकारों को उपांतरित करने की शक्ति। यानी कि जो व्यक्ति पुलिस बल में या सेना में, आर्म्ड फोर्सेज में जा रहा है, उसके मूल अधिकार जो है कम किए जा सकते हैं। यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 33 में। और ये कम कौन करेगा? संसद करेगी। यानी संसद ऐसा कानून बना सकती है जिसमें कहा जाए कि अगर आप सशस्त्र बल या पुलिस विभाग में जा रहे हैं तो आपको कुछ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, कहीं भी आने जाने, बस जाने का अधिकार नहीं होगा। यानी मूल अधिकार आम व्यक्तियों के जो हैं उनमें से कुछ अधिकारों को कम किया जा सकता है सशस्त्र बलों या पुलिस बलों को। यानी सेना में जा रहे हैं तो आपके मूल अधिकार कम हो सकते हैं, पुलिस में जा रहे हैं आपके मूल अधिकार कम कर सकती है। कौन कम कर सकता है? हमारी पार्लियामेंट कर। ये क्या है? आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 में छोटी सी बात लिखी हुई है, किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है तो मूल अधिकारों पर निर्बंधन। यानी कि अगर देश के किसी भाग में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस पूरे एरिया में मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की शक्ति केवल संसद को होगी, राज्य विधानमंडल को नहीं। यानी मूल अधिकार हैं, उनको लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाना है तो वो सिर्फ संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून नहीं बनाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें से पहचानिए कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून कौन बना सकता है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा आर्टिकल 35, इसमें क्लियरली लिखा है कि मूल अधिकारों को जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगी। आर्टिकल 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको लागू करने के लिए कोई कानून बनाना है, कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून नहीं बनाएगा।
इस प्रकार आज जो है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का अपना पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।